Hello, dear aspirants. Welcome back to my YouTube channel. Dear aspirants, हाजिर हूँ आज आप सबके सामने लिटरेरी रैंडम सीरीज का पार्ट सेकंड लेके। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन विच नॉवल डिड थॉमस हार्डी इंट्रोड्यूस वेसेक्स, यानी हार्डी ने अपने किस नॉवल में वेसेक्स की शुरुआत की। आपके ऑप्शन हैं फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ऑप्शन बी जूड द ऑब्सक्योर, ऑप्शन सी द रिटर्न ऑफ द नेटिव एंड ऑप्शन डी अंडर द ग्रीनवुड ट्री। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी अंडर द ग्रीनवुड ट्री, यानी अंडर द ग्रीनवुड ट्री से इन्होंने फिक्शनल जो इनका एक आइडिया था, जहां से इनकी सेटिंग थी, मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स आर बेस्ड ऑन द सेटिंग ऑफ वेसेक्स। तो यहां से इस नॉवेल से इन्होंने इसकी शुरुआत की। आगे देखते हैं कुछ बुलेट पॉइंट्स। इस नॉवेल का फुल टाइटल क्या है, जान लेते हैं। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ए रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल, यानी अंडर द ग्रीनवुड ट्री का फुल टाइटल, जो कि क्वेश्चन फॉर्म में भी ये यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी वगैरह के लिए भी ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पब्लिश्ड एनोनिमसली, यानी कि इसको एनोनिमसली पब्लिश किया गया 1872 में। द टाइटल ऑफ द नॉवेल इज टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि इस टाइटल को, यानी अंडर द ग्रीनवुड टाइटल को कहां से हार्डी ने लिया। तो विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है जिसको हम जानते हैं एज यू लाइक इट, वेरी फेमस प्ले। और इसको गाया किसने था, इस एक सॉन्ग था जिसको एमनीज ने गाया था, जो कि ड्यूक सीनियर का फॉलोअर था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टाइटल को कहां से लिया गया, विलियम शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट से लिया गया है। हार्डी सेकेंड नॉवेल, यानी कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री हार्डी की दूसरी नॉवेल है, एंड द फर्स्ट ऑफ व्हाट was to become his series of Wessex novels, यानी कि ये पहला, जिसको चूंकि आंसर क्वेश्चन भी यही पूछ रहा कि वेसेक्स की शुरुआत कहां से होती है, तो इस नॉवेल से, यानी कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री नॉवेल से होती है। तो वेसेक्स नॉवेल्स क्या है, ए फिक्शनल रीजन ऑफ वेसेक्स इज बेस्ड ऑन द जियोग्राफी ऑफ साउथ एंड साउथ वेस्ट इंग्लैंड। ये एक तरह से हार्डी का एक फिक्शनल इमेजिनरी क्रिएशन है वेसेक्स, जो कि मोस्टली क्या है, बेस्ड है साउथ और साउथ वेस्ट इंग्लैंड को इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, और जिसको नाम इन्होंने दे दिया वेसेक्स। द नॉवेल ओपन्स विथ फिडलर्स एंड सिंगर्स, यानी कि नॉवेल की ओपनिंग जो होती है, शुरुआत किससे होती है, फिडलर्स और सिंगर से होती है, ऑफ द क्वायर, यानी कि एक समूह के जो लोग हैं जो गाना गाते हैं, इंक्लूडिंग डिक, हिज फादर रूबेन डिवी एंड ग्रैंडफादर विलियम डिवी से। मेकिंग द राउंड्स इन मेलस्टॉक विलेज ऑन क्रिसमस ईव। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है कि कैरेक्टर कौन कौन से हैं, डिक हैं, उसका फादर रूबेन है, एंड ग्रैंडफादर विलियम डिवी हैं। ये इनके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से हैं। मेकिंग द राउंड्स इन मेलस्टॉक विलेज, यानी कि गांव का नाम क्या है, इस नॉवेल में गांव का जो मेंशन है वो है मेलस्टॉक विलेज है, और ओकेजन कौन सा था, क्रिसमस ईव था, जिसमें ये लोग गाना गाते हैं। तो कभी कभी नॉवेल की ओपनिंग भी पूछा जाता है कि किस नॉवेल की ओपनिंग किस तरह से होती है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी ओपनिंग होती है फिडलर्स एंड सिंगर से होती है, वो गाना गाते हुए उनकी एंट्री होती है। तो गांव का नाम मेलस्टॉक विलेज है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इन विच ईयर वॉज लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड, किस साल लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश किया गया था। आपके ऑप्शन है 1799, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1798 एंड ऑप्शन डी 1801। तो राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है, यानी 1791 में लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश किया गया था। आगे देखते हैं क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिरिकल बैलेट्स, जिसके बारे में थोड़ा देखते हैं। विद अ फ्यू अदर पोएम्स इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी कि एक कलेक्शन है। लिरिकल बैलेट्स क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, यानी जिसको हम एंथोलॉजी भी कहते हैं। टोटल पोएम्स कितनी थी, 23 थी। बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एसटी कॉलरिज, यानी इसको किसने पब्लिश किया, दो लोगों ने मिलकर इसको पब्लिश किया, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एसटी कॉलरिज ने। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि टोटल 23 पोएम्स थी, जिसमें वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम थी एंड एसटी कॉलरिज की 4 पोएम थी। तो 19 + 4 = 23। ये आपका इस कलेक्शन में इतनी पोएम्स थी। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798, यानी पहला एडिशन इस एंथोलॉजी का कहाँ आता है, तो 1798 में आता है। एंड जनरली कंसिडर्ड टू हैव मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट इन लिटरेचर, और इससे शुरुआत होती है एक नए एज की, जिसको हम रोमांटिक एज के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत होती है आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स।
फर्स्ट पोएम इस कलेक्शन में क्या थी? तो फर्स्ट पोएम इन लिरिकल बैलेड्स, पहली पोएम कौन सी थी? राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिसको किसने लिखा? एस.टी. कॉलरिज ने लिखा है। लास्ट पोएम लिरिकल बैलेड्स की कौन सी है? लाइन्स रिटन ए फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबी, इसको किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। इस एंथोलॉजी यानी कि लिरिकल बैलेड्स का सेकंड एडिशन कब आता है? 1800 में इसका सेकंड एडिशन आता है। इज फेमस फॉर द प्रीफेस और टू द लिरिकल बैलेड्स। अब देखिए एडिशंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 एडिशन आते हैं इसके। और हर एडिशन में देखिए एडिशंस क्यों आते हैं, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे पोएट जो अपनी एंथोलॉजी जब पब्लिश करते हैं तो उनको क्या लगता है कि कुछ करेक्शन चाहिए, कुछ उसमें ऐड ऑन करना है, तो इस वजह से क्या होता है कि पिछली चीज को थोड़ा सा अलग करके या नया करके या कुछ उसमें जोड़ के कुछ घटा कर भी, ऐसा भी होता है कभी कभी। जैसे जो है 1800 में इसका सेकेंड एडिशन आता है और ये फेमस होता है अपने प्रीफेस के लिए, यानी उसमें इन्होंने सेकेंड एडिशन में क्या ऐड किया? प्रीफेस को ऐड किया। 1802 में इसका थर्ड एडिशन आता है। विलियम वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स टाइटल पोएटिक डिक्शन। अब इन्होंने थर्ड एडिशन में इसको पोएटिक डिक्शन थोड़ा सा ऐड किया, विच ही एक्सपेंडेड द आइडिया सेट फोर्थ इन द प्रीफेस। अब क्या हुआ कि जो आइडिया इन्होंने प्रीफेस में दिया था उसी को इन्होंने क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया, यानी थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो इसको इन्होंने थर्ड एडिशन में ला दिया। एंड द लास्ट वन इज 1805, इसका फोर्थ एडिशन आता है लिरिकल बैलेड्स का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द वुमेन राइटर एंड द 19th सेंचुरी लिटरेरी इमेजिनेशन इज द सब टाइटल ऑफ द बुक, यानी कि ये जो सब टाइटल है ये किस बुक का सब टाइटल है? इसमें आपके ऑप्शन क्या क्या है? द मैड वुमेन इन द एटिक, द सेकेंड सेक्स, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन सी है वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट, एंड ऑप्शन डी द हैंडमेड्स टेल। आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका द मैड वुमेन इन द एटिक, ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्या है। द मैड वुमेन इन द एटिक, द वुमेन राइटर एंड द 19th सेंचुरी लिटरेरी इमेजिनेशन, यानी एक क्रिटिकल बुक है। 79 में ये पब्लिश होती है ये बुक, बाय सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुजैन गुबार। ये राइटर हैं, दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखा। इन विच दे एग्जामिन, इनमें इस बुक में इन्होंने क्या एग्जामिन किया? विक्टोरियन लिटरेचर फ्रॉम द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है। इस बुक में इन्होंने विक्टोरियन लिटरेचर के जितने भी वर्क थे उसको इन्होंने फीमेल पर्सपेक्टिव से इसको एनालाइज किया और क्रिटिकली एनालाइज किया, जिसकी वजह गिलबर्ट एंड गुबर ड्रॉ देयर टाइटल फ्रॉम द शार्लोट ब्रॉन्टेज जेन आयर। अब ये देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि गिलबर्ट और गुबर ने इसको, इस टाइटल को कहां से लिया था? तो टाइटल को लिया था शार्लोट ब्रॉन्टे, जिसकी एक फेमस नॉवेल है जेन आयर, वहां से इन्होंने लिया था, यानी मैड वुमेन इन द एटिक जो टाइटल को। इन विच रॉचेस्टर्स वाइफ, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जिसमें क्या होता है जेन आयर में, जिसमें रॉचेस्टर्स वाइफ बार्था मैशन इज केप्ट सीक्रेटली लॉक्ड इन एन एटिक अपार्टमेंट बाय हर हस्बैंड, यानी कि एक घटना होती है इसमें जिसमें रॉचेस्टर नाम का व्यक्ति है, उसने अपनी वाइफ को, जो उसकी वाइफ का नाम है बार्था मैशन, उसको इन्होंने सीक्रेटली केप्ट, मतलब कि उसको उन्होंने किसी अपार्टमेंट में बंद करके रखा था, लॉक करके रखा था। तो ये एक इंसिडेंट होता है जिसमें ये विक्टोरियन टाइम में, जहां पे इन्होंने ऐसी बहुत सारी नॉवेल्स को, बहुत सारे पोएम्स को कह सकते हैं, जो वर्क थे लिटरेचर के विक्टोरियन टाइम के, जिसमें महिलाओं के ऊपर जो भी अत्याचार दिखाया गया था, इस तरह के जो भी टॉर्चर वगैरह जो सीन थे नॉवेल्स में, इसको इन्होंने क्रिटिकली एनालाइज। द टेक्स्ट स्पेसिफिकली एग्जामिन्स, अब इस टेक्स्ट में क्या क्या एग्जामिन किया गया, किस राइटर को? तो मोस्टली कौन कौन से राइटर थे जिनके नॉवेल को या जिनके वर्क्स को एग्जामिन किया? सुजैन ने, जेन ऑस्टिन को, मैरी शेली को, शार्लोट को, एमिली ब्रॉन्टे को, जॉर्ज एलियट को, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की वर्क्स को भी, क्रिस्टिना रोजेटी को एंड एमिली डिकिंसन को। तो ये इतने राइटर थे जिसको इन्होंने अपनी बुक में क्रिटिकली एनालाइज किया, इनके वर्क्स को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मेंशन द सब टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रिलूड, यानी कि वर्ड्सवर्थ के प्रिलूड का सब टाइटल क्या है? ऑप्शन ए है ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, ऑप्शन बी आई वेंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ऑप्शन सी चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम, एंड ऑप्शन डी द टेबल टर्न। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रिलूड का सब टाइटल क्या है? ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। इसका फुल टाइटल है द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ये भी
आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, जाहिर सी बात है ये ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें ज्यादा है। और किस में लिखी गई है, तो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रिल्यूड किस फॉर्म में लिखी गई है, तो ब्लैंक वर्स फॉर्म में लिखी गई है। इंटेंडेड एज द प्रिल्यूड इज एन एक्सट्रीमली पर्सनल वर्क, यानी ये जो पर्टिकुलर पोएम है द प्रिल्यूड, ये बहुत ही पर्सनल वर्क है। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब है तब बहुत ही ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें होंगी। रिवील्स मेनी डिटेल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ, यानी उनके जीवन की बहुत सारी ऐसी डिटेल्स इसमें दिखाई गई हैं। वर्ड्सवर्थ बिगेन द प्रिल्यूड, यानी इन्होंने कब शुरुआत की थी, तो इन्होंने द प्रिल्यूड की शुरुआत की थी 1798 में एट द एज ऑफ 28 एंड कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट थ्रू आउट हिज लाइफ, यानी पूरे लगभग जब तक वो मर नहीं गए तब तक इसमें इन्होंने कुछ ना कुछ एड ऑन करते रहे, कुछ ना कुछ जोड़ते रहे। और फाइनली कब पब्लिश होती है ये पोएम, 1850 में, 1850 में प्रिल्यूड को पब्लिश किया जाता है। द प्रिल्यूड पब्लिश बाय हिज वाइफ, वो भी उनके द्वारा नहीं बल्कि उनकी वाइफ के द्वारा, जिनका नाम है मैरी हचिंसन। शॉर्टली आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ, जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है तो उनकी वाइफ ने इस पर्टिकुलर पोएम को पब्लिश किया था। और वर्ड्सवर्थ की डेथ कब होती है, 23 अप्रैल 1950 नहीं होगा, 1850 होगा। और इस कितनी बुक्स थी द प्रिल्यूड में, प्रिल्यूड में टोटल बुक्स 14 बुक्स हैं, यानी कि 14 बुक का एक कलेक्शन जिसको हम कहते हैं वो क्या जाना जाता है, द प्रिल्यूड जाना जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द फर्स्ट मेंशन ऑफ शेक्सपियर्स वर्क इज फाउंड इन, यानी Desiderius Erasmus, The Praise of Folly, Francis Mayer's Palladius Tamia, ऑप्शन सी है निकोलस मैकियावेलीज द प्रिंस, एंड ऑप्शन डी सर थॉमस एलियट द बुक ऑफ गवर्नर। इसमें राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है बी, फ्रांसिस मेयर्स पलादिस तामिया, ये आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्या है, तो फुल टाइटल है इसका Palladius Tamia, Witt's Treasury being the second part of Witt's Commonwealth 1598, यानी ये बुक पब्लिश होती है 1598 में, is a book written by the minister Francis Mayers. It is important in English literary history as the first critical account of the poems and early plays of William Shakespeare. यानी ये देखा गया कि इसको पहला ऐसा वर्क माना गया है जिसमें शेक्सपियर के वर्क का मेंशन पाया जाता है, चाहे उनकी पोएम हो चाहे उनका प्ले हो। The book contains from various sources and included section on books on philosophy, on music and painting, यानी पलादिस तामिया में बेसिकली फिलोसफी की बात की गई है, म्यूजिक की बात की गई है, पेंटिंग्स की बात की गई है। It was listed in Stationer's Register 7 September 1598, यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, Who is the historical parallel of Jimri in Dryden's Absalom and Achitophel, यानी जिमरी नाम का कैरेक्टर का क्या हिस्टोरिकल पैरेलल है ड्राइडन की फेमस बुक जिसको फेमस पोएम एब्सलोम एंड अकेटोफिल में। तो आपके ऑप्शन है जॉर्ज विलर्स सेकंड ड्यूक ऑफ बकिंगहम, ऑप्शन बी किंग चार्ल्स सेकंड, ऑप्शन सी जेम्स स्कॉट द ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ, एंड ऑप्शन डी थॉमस सेडवेल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज विलर्स सेकंड ड्यूक ऑफ बकिंगहम। आगे देखते हैं क्या है, इन द बाइबल, अब जिमरी का जो जिमरी इज द 5th किंग ऑफ इजराइल फॉर 7 days, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिमरी को कैसे किस रूप में जाना जाता है, 5वें किंग के दौर पे इजराइल का, और ये कितने दिन के लिए बने थे, 7 days के लिए, यानी मोस्टली इनका जो रेनिंग टाइम था वो था 7 days, 7 दिन के लिए, और ये 5वें राजा थे इजराइल के। बट ही इज नो रियल थ्रेट टू डेविड, यानी डेविड कौन थे, डेविड थे दूसरे रूलर, यानी कि इजराइल के दूसरे राजा, कहाँ के, यूनाइटेड किंगडम ऑफ एंशिएंट इजराइल एंड जुडा, ये दोनों जगह के ये दूसरे रूलर थे डेविड। और जिमरी कितने थे, 5वें, और कितने दिन के लिए बने थे, 7 days के लिए। ये हिस्टोरिकल, ये बिब्लिकल रेफरेंस है जिमरी के बारे में। अब तो जिमरी इज लाइकली रिप्रेजेंट्स जॉर्ज विलर्स सेकंड ड्यूक ऑफ बकिंगहम, यानी जिमरी को किससे जोड़ा गया है, किससे कंपेयर किया गया है, तो जॉर्ज विलर से किया गया है जो कि सेकंड ड्यूक ऑफ बकिंगहम है। एन इंग्लिशमैन, अब ये कौन है, तो ये इंग्लिशमैन है, पोएट हु हैड डिस्ग्रेस्ड हिमसेल्फ इन वॉर, ऑर्गेनाइज्ड एन अनसक्सेसफुल प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब इनको कैसे जाना जाता है,
इनको जाना जाता है ऐसे व्यक्ति के तौर पे जो गवर्नमेंट के खिलाफ थे, यानी कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे जिसमें वो चार्ल्स सेकंड को हटाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज वाज रिटन बाय, यानी ये जो पर्टिकुलर वर्क है इसको किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑप्शन बी जॉर्ज एलियट, ऑप्शन सी मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन डी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। 1850 में पहली बार पब्लिश किया गया था। इज ए कलेक्शन ऑफ 44 लव सोनेट्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये यूजीसी और टीजीटी पीजीटी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द नेम ऑफ द इन फ्रॉम वेयर चॉसर्स पिलग्रिम्स स्टार्ट देयर जर्नी टू कैंटरबरी। अब ये सवाल पूछा जा रहा कि चॉसर का कैंटरबरी जो फेमस वर्क है कैंटरबरी टेल्स, जिसमें 24 टेल्स हैं, इसमें पिलग्रिम्स जो थे, जो भी तीर्थयात्री थे, उनकी शुरुआत जो है किस इन से होती है, उस इन का नाम यानी उस सराय का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है टबार्ड इन, ऑक्सन इन, द गैरिक इन एंड राफेल इन। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए टबार्ड इन। टबार्ड इन एक ऐसी जगह थी जहां पे चौसर के साथ या चौसर खुद वहां पे थे, तो बहुत सारे पिलग्रिम्स आते थे और जिनको जाना होता था कैंटरबरी, वहां पे टॉमस बेकेट नाम की एक जो सेंट थे उनकी श्राइन थी, वहां पे मेला लगता था। तो ये लोग जो है एक इन टॉमस बेकेट श्राइन पे जहाँ पे कैंटरबरी जाने के लिए, तो लोग जो है अपनी थकान मिटाने के लिए कुछ एंटरटेनमेंट पर्पज से स्टोरीज को सुनाते थे, जिसको इन्होंने कलेक्ट कर लिया कैंटरबरी टेल्स के रूप में। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। टबार्ड इन, द टबार्ड वॉज एन इन, यानी एक सराय थी। साउथ वर्क एस्टैब्लिश इन 1307, यानी कि टबार्ड इनको कब स्टैब्लिश किया गया था? 1307 में, और ये साउथ वर्क में थी। द टबार्ड वॉज फेमस फॉर एकोमोडेटिंग पीपल, यानी ये बहुत ही फेमस जगह थी जहां पे लोग आके रुकते थे, यहाँ पे ठहरते थे। हु मेड द पिलग्रिमेज टू द श्राइन ऑफ टॉमस बेकेट इन कैंटरबरी कैथीड्रल, जो यहाँ पे रुक के फिर आगे टॉमस बेकेट की श्राइन जहाँ पे कैंटरबरी में थी, वहां पे वो जाते थे दर्शन के लिए। टॉमस बेकेट कौन थे ये भी जानना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर है इंग्लिश लिटरेचर में, और खास करके अगर हमको समझना है टी.एस. एलियट का मर्डर इन द कैथीड्रल को, तो हमें इनके बारे में भी जानना चाहिए। अब ये टॉमस बेकेट जो है क्या है? टॉमस बेकेट ऑल्सो नोन एज सेंट टॉमस ऑफ कैंटरबरी, यानी इनको दूसरा नाम जाना जाता है सेंट टॉमस ऑफ कैंटरबरी के रूप में। टॉमस ऑफ लंदन और टॉमस ऑफ लंदन, इनका लाइफ स्पेन क्या रहा है? 1119 से 1170। सर्व्ड एज लॉर्ड चांसलर फ्रॉम 1155 टू 1162, यानी पहले ये लॉर्ड चांसलर थे। लॉर्ड चांसलर एक बहुत ही बड़ा पद होता था उस समय, और ये पहले कह सकते हैं कि वर्ल्डली पोजेशंस यानी दुनियादारी और पैसे के पीछे भागना, इन सब चीजों के में काफी इन्वॉल्व थे। और ये इनका टाइम क्या था? 1155 से 1162, इसमें लॉर्ड चांसलर थे। एंड देन अब इसके बाद इन पे कुछ परिवर्तन होते हैं इनके, कह सकते हैं कि इनके व्यक्तिगत जीवन में कुछ परिवर्तन होता है। देन नोटेबली एज आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी फ्रॉम 1162 अंटिल हिज डेथ इन 1117, ठीक है, सॉरी 1170 तक। अब यहाँ पे ये देखना है कि आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी जब इनको बनाया जाता है 1162 से, और जब इनकी डेथ होती है 1170 में, तो यहाँ पे ये आर्च बिशप के रूप में रहते हैं। ही इज एंगेज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद हेनरी सेकंड। अब समस्या ये है कि क्या होता है इनके साथ, कौन सी ऐसी चीज होती है बुरी जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है? तो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है इनके बीच, और इनके और हेनरी सेकंड के बीच। और हेनरी सेकंड कौन थे? किंग ऑफ इंग्लैंड थे, जो कि 1154 से 1189 तक थे। ओवर द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ चर्च, और मुद्दा क्या था कॉन्फ्लिक्ट का? कि राइट्स और प्रिविलेजेस ऑफ द चर्च, यानी कि चर्च को कितने राइट्स मिलने चाहिए या कितने अधिकार मिलने चाहिए, या उसका कितना विशेषाधिकार है। तो मोस्टली जो मिडिवल टाइम था, यानी मध्यकाल का जो समय था इंग्लैंड में, वो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच दो लोगों के बीच थी। एक थी चर्च वर्सेस स्टेट, यानी राजा किंग वर्सेस पोप। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी ये बहुत बड़ी होती थी। इसमें क्या होता था कि चर्च चाहता था टोटल पोजीशन, वो पावर को गेन करना चाहता था। वो जो अगर बोलेगा तो राजा को मानना होता था, ऐसा वो चाहते थे। राजा इसके उलट क्या करते थे कि नहीं, हम चूंकि आई एम द किंग ऑफ इंग्लैंड, तो वो एक
उनके अंदर अलग ईगो होता था कि हम जो कहेंगे वो पोप को मानना पड़ेगा। तो एक जो बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट थी मीडिएवल टाइम में, ये इसका नतीजा था कि टॉमस बेकेट को इनको अपनी जान से गंवाना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये एक मामला था, और इसी कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे तरीके से टी.एस. एलियट ने मर्डर इन द कैथीड्रल, जो कि 1935 का इनका प्ले है, एक वर्स ड्रामा है, ठीक है, पोएटिक ड्रामा है। द प्ले इज पोर्ट्रेज द असैसिनेशन ऑफ आर्च बिशप टॉमस। अब उसमें इस प्ले में पूरा असैसिनेशन है, यानी उनका जैसे मर्डर किया जाता है, उनकी जो हत्या की जाती है हेनरी सेकंड के आदमियों के द्वारा, उसको बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एगोनिस्टीज इन द टाइटल सैमसन एगोनिस्टीज? ये वॉरियर और चैंपियन, ऑप्शन बी थिंकर, एंड ऑप्शन सी रेसलर और चैंपियन, एंड ऑप्शन डी फिलोसोफर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेसलर और चैंपियन। सैमसन एगोनिस्टिस क्या है? सैमसन एक वर्ड क्या है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है सैमसन द चैंपियन इज ए ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा बाय जॉन मिल्टन। ये एक ड्रामा है, पैराडाइज रीगेन्ड 1671, यानी कि मिल्टन का पैराडाइज रीगेन्ड, जो कि 1671 में पब्लिश होता है। इसके साथ ही सैमसन एगोनिस्टिस को भी पब्लिश किया जाता है, यानी कि सैमसन एगोनिस्टिस का पब्लिकेशन ईयर क्या है, 1671 और पैराडाइज रीगेन्ड का भी 1671। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? क्लोजेट ड्रामा इज ए प्ले दैट इज नॉट इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, यानी कि एक ऐसा ड्रामा जिसको परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा गया है स्टेज पे, बल्कि बट रेड बाय अ सॉलिटरी रीडर और समटाइम्स आउट लाउड इन ए लार्ज ग्रुप, बल्कि उसे एक बड़े से समूह के सामने उसको तेज आवाज में उसको पढ़ा जाता है। बहुत टोटल मिसेलनी पब्लिश्ड, कौन से साल टोटल मिसेलनी, ये जो वर्क है, फेमस वर्क है रेनेसांस के टाइम का, पुनर्जागरण टोटेल 1558 बाय रिचर्ड टोटेल एंड 1560 बाय रिचर्ड टोटेल एंड 1588 बाय रिचर्ड टोटेल। तो आपका राइट आंसर है 1557, यानी कि ये आप ऑप्शन ए आपका राइट है। 1557 में रिचर्ड टोटेल के द्वारा टोटल्स मिसेलनी को पब्लिश किया गया था। कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स यूजुअली कॉल्ड टोटल्स मिसेलनी, यानी कि पहला टाइटल इसको है, इसको दो नाम से जानते हैं, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, बट फेमस क्या है, टोटल्स मिसेलनी, क्योंकि इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रिचर्ड टोटेल ने इसको पब्लिश किया था, इस वजह से इस वर्क का नाम हो गया टोटल्स मिसेलनी। वॉज फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें ये मैंने अभी बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था इंग्लिश लिटरेचर के लिए, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी, यानी इससे पहले जितनी भी पोएम्स लिखी जाती थी वो कलेक्शन में नहीं पब्लिश होती थी, बल्कि वो इंडिविजुअली पब्लिश होती थी बाय द पोएट और राइटर या पब्लिशर। यहाँ पे ये पहला ऐसा वर्क था, टोटल मिसेलनी पहला ऐसा वर्क माना जाता है लिटरेचर का जिसको पहली बार प्रिंट किया गया था एंथोलॉजी फॉर्म में, यानी कलेक्शन ऑफ पोएम्स के फॉर्म में इंग्लिश पोइट्री में। तो फर्स्ट पब्लिश, यानी इसको पहली बार पब्लिश किया गया था रिचर्ड टोटेल के द्वारा, चूंकि रिचर्ड टोटेल राइटर नहीं थे बल्कि एक पब्लिशर थे, और ये 1557 में लंदन में पब्लिश होता है। देयर आर टोटल 54 एक्चुअल सोनेट्स, और इस कलेक्शन में कितने पोएम्स थी, 54। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 54 पोएम्स सोनेट्स थी इसमें इन द एंथोलॉजी। दीज इंक्लूड, यानी इसमें 54 में किसका किसका क्या कंट्रीब्यूशन था, 9 फ्रॉम अननोन ऑथर्स, यानी इसमें 9 ऐसी पोएम्स थी जिसमें ऑथर को लोग नहीं जानते थे। 3 फ्रॉम निकोलस ग्रिमाल्ड, यानी 3 पोएम ग्रिमाल्ड ने लिखी थी। 15 फ्रॉम शरे, यानी कि 15 पोएम शरे ने लिखी थी, एंड 27 फ्रॉम वेट। तो ये ऐसे इसके कंट्रीब्यूटर थे। टोटल 54 इसके सोनेट्स थे, और इसको पब्लिश किया था रिचर्ड टोटेल ने, इस वजह से इसका नाम पड़ा टोटल्स मिसेलनी।